Welcome to Whiteboard for Education. This is Zoya and today we will learn about learning. लर्निंग टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप DSSB, KVS या CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बट अगर आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है और हम सब एक ह्यूमन है। हम सबको अपनी कैपेसिटीज़ का, अपनी लर्निंग कैपेसिटीज़ का पता होना चाहिए और हम लोगों को ये पता होना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि how a person learns. So let's start the video. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लर्निंग की। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है और वो चेंज परमानेंट नहीं होता बल्कि रिलेटिवली परमानेंट होता है। रिलेटिव परमानेंट इसलिए क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था बट नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। तो जिनको पहले ये नॉलेज थी कि वो एक स्टेट है तो अब वो नॉलेज खत्म हो चुकी, अब वो तो नहीं रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ भी लर्न किया वो हमारा परमानेंट है या नहीं है, तो नियर अबाउट परमानेंट है। तो इसलिए हम इसके लिए ये टर्म यूज करते हैं कि लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। देन उसके बाद कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि डायरेक्ट डेफिनेशंस आती हैं, तो हम कुछ डेफिनेशंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गार्डनर मर्फी के अकॉर्डिंग ये लर्निंग टर्म जो है इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। मॉडिफिकेशन कब? जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं वही लर्निंग है। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि पहले नॉर्मल ऑनलाइन टीचिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, अब जैसे ये पैंडेमिक आया तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह ही ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो टीचर्स भी ऐसे अब वेल इक्विप्ड हो गए हैं, उन्होंने भी और अच्छे से नॉलेज गेन करी और वो भी अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इवन स्कूल स्टूडेंट्स ने भी, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों ने भी। तो ये एक उन्होंने नई चीज लर्न ही तो करी, ये एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने वो चेंज को अडेप्ट किया और लर्न किया। देन उसके बाद किंसली एंड गैरी ने बोला कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर बिहेवियर में चेंज आता है और ये चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ही आता है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज ऑर्गेनाइज्ड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि आपको मैथ सीखना है, मैथ्स आपको लर्न करना है, तो आप कभी भी वो लर्न करके नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ट्रेनिंग के थ्रू ही तो इतना अचीव कर पाते हैं। हर कोई MS धोनी तो नहीं बन सकता ना, बट हो सकता है बन जाए। वो कैसे बनेगा? थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आई होप आपको लर्निंग का मीनिंग समझ आया होगा। Then moving forward to learning versus maturation. ये ऑलमोस्ट सेम सी टर्म्स लगती हैं। हम ये नहीं कह सकते हमने कोई चीज लर्न की है या हमें ये मेच्योरिटी से चीज लर्न हुई है। ये दोनों ही एक बिहेवियरल चेंज है। लर्निंग के अंदर भी बिहेवियर में चेंज आता है, मेच्योरिटी के थ्रू भी बिहेवियर में चेंज आता है। बट कई बार हमें यही पता नहीं होता कि हमने कोई चीज लर्न करी है या ये चीज हमें मेच्योरिटी के थ्रू आई है। जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन, हमें नहीं पता होता कि किसी बच्चे ने कोई चीज एक्वायर करी है, कोई लैंग्वेज एक्वायर करी है, तो ये उसने लर्न करी है अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने स्कूल के थ्रू, या फिर वो इतना मेच्योर हो गया था कि उसके अंदर जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस था वो उसने लैंग्वेज अपने आप उससे अडेप्ट कर ली। हम ये कभी नहीं कह सकते। तो ये दोनों प्रोसेस साथ ही में चलते हैं।
सो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये एक स्टेज के बाद आ ही जाता है। आप अगर इतने मैच्योर हो जाओगे तो आप बहुत चीजें सीखने लगोगे। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम नॉलेज एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम उसके अंदर अपने बिहेवियर के अंदर हम चेंज लाते हैं, वो लर्निंग है, वो सीखना है। बट लर्निंग जो है वो तभी हो पाती है जब आप एक सर्टेन मेच्योरिटी लेवल अटेन कर लोगे। सो आई होप आपको लर्निंग और मेच्योरेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। लर्निंग एक प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। हम कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज लर्न करने के लिए हमारे पास कोई मोटिव होना चाहिए या कोई नीड होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो या तो हमारा मोटिव है ऐसा करना या फिर हमें उसकी नीड है। देन उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, या हमें इस तरीके से अपना सिलेबस कवर करना है। देन उसके बाद अगर हम उसके लिए काम ही करना स्टार्ट नहीं करते तो वो हमारी तो प्लानिंग ऑलरेडी फेल्ड ही है। ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। ऑब्स्टिकल्स तो पार्ट है लाइफ का। आप कोई भी चीज देख लो ऐसे स्मूथली नहीं चलती। ऑब्स्टिकल्स तो हमेशा आते ही आते हैं। हमें वहां नहीं रुकना होता है, हमें आगे बढ़ते रहना होता है और हमें इस तरीके से ही हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है और हम कोई भी चीज लर्न कर लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक ये एक फील्ड है ग्रीन कलर की और यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर खड़ा है और उसके सामने एक ये गोल है। तो उसने अपना एक टारगेट सेट किया कि उसे यहाँ पे बॉल पहुंचानी है। तो इसके लिए ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत सारे करेगा। कुछ अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल होंगे, यहाँ बाहर बॉल चली जाएगी या फिर यहाँ पे बॉल चली जाएगी या फिर उसकी बॉल डायरेक्ट गोल कर देगी। तो ये जो है ना, ये हमारे अटेम्प्ट्स है ना जो यहाँ से जा रहे हैं, ये बैरियर की वजह से रुक रहे हैं, ये वाले अटेम्प्ट्स और ये वाले अटेम्प्ट्स। बट ये वाला अटेम्प्ट जो है ये डायरेक्ट हमें हमारे गोल की तरफ लेके जा रहा है। तो ये हमें इस पिक्चर के थ्रू समझ आ रहा है कि लर्निंग का ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स भी है, गोल भी है, हमारा टारगेट भी है, हमारे अटेम्प्ट्स भी है। तो इसके अंदर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लर्निंग के प्रोसेस को और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं और हमारे जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, या तो हम अपने गोल्स में ही चेंज कर देते हैं और या फिर हम उस काम को करना छोड़ ही देते हैं। और अगर हम अपने गोल की तरफ चले जाते हैं तो हम उस काम को कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल लर्न करता रहता है। सो आई होप आपको लर्निंग प्रोसेस समझ आया होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग के। लर्निंग के बेसिकली 3 डोमेन्स होते हैं: कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सारा हमारा थिंकिंग क्राइटेरिया आता है, हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स। जो हमारा जितना भी माइंड से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में आते हैं। साइकोमोटर के अंदर हमारे बॉडीली मूवमेंट्स सारे, हमारे हम किस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो सारा हमारा साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। इसके अंदर हमारे बॉडी के मूवमेंट्स आते हैं। देन उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। जितना भी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, हाउ एन इंडिविजुअल शोज हिज और हर इमोशंस, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन है। इसको हम बोलते हैं सोल। तो लर्निंग हमारा इन्हीं 3 चीजों का मिक्सचर है, माइंड, बॉडी एंड सोल। देन उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग कर्व की या
फॉरगेटिंग कर्व की। ये कॉन्सेप्ट दिया था हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में। इन्होंने लर्निंग को टेस्ट किया था एक ग्राफ के थ्रू, जिसके अंदर इन्होंने रिलेशनशिप बताया था कि मेमोरी रिटेंशन और टाइम के अंदर एक रिलेशनशिप होता है कि हम चीजों को तभी तक लर्न कर पाते हैं अगर हम उसको रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम। अगर टाइम आगे बढ़ता जाता है, डेज पास होते जाते हैं, तो हम चीजों को भूलते चले जाते हैं, वो हमारा लर्न बिहेवियर खत्म होता चला जाता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कुछ डिफरेंट अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स इन्होंने लर्न किए थे और जिनका कोई एज सच मीनिंग ही नहीं था। बिल्कुल वो यूजलेस वर्ड्स थे जो इन्होंने लर्न किए थे और इन्होंने देखा था इन्हें कितना वो याद रहता है। तो इन्होंने उसे ग्राफ पे प्लॉट किया। तो उसके बाद इन्होंने ये इन्फर किया कि मेमोरी का और टाइम रिमेम्बर्ड का एक रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हम अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो हमें लर्न करना है और उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो हम एक टाइम के बाद उसको भूलते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी लर्निंग कर्व या फॉरगेटिंग कर्व बढ़ता चला जाता है। देन हम आगे भी फर्दर वीडियोस में बात करेंगे कि हम अपनी लर्निंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से हम और अच्छा रिटेंशन पावर कर सकते हैं। हम मेमोरी एंड फॉरगेटिंग टॉपिक में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देन उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग के 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, एक होता है टीचर रिलेटेड फैक्टर, एक होता है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर। तो जो लर्नर है, जिसको कुछ लर्न करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर होता है कि वो रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो वो लर्न वैसे भी नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक विल होनी चाहिए। अगर विल ही नहीं है तो वो कैसे लर्न करेगा कुछ। प्लस उसको लर्न करने के लिए उसकी हेल्थ भी अलाउ करनी चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो कैसे लर्न कर पाएगा। देन उसके बाद मोटिवेशनल लेवल। अगर लर्नर मोटिवेटेड ही नहीं है तो वो कैसे लर्न करेगा। तो लर्नर के बेसिकली मेन यही फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक टीचर की नॉलेज। अगर टीचर को नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या सिखा पाएगा किसी लर्नर को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर होता है उसकी नॉलेज। देन उसके बाद नॉलेज तो है उसे, प्लस उसके साथ साथ उसको उस सब्जेक्ट की मास्टरी होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ने ऐसे मेथड्स यूज किए हैं जो बोरिंग है, लाइक वो अगर लेक्चर मेथड यूज कर रहा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स तो उसकी बात ही नहीं समझेंगे। वो एक पैसिव लिसनरी बन के रह जाएंगे, वो इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। तो लर्निंग का बहुत कम चांस होता है। तो उसके लिए हम उसको एनहांस करने के लिए हम लेक्चर मेथड के साथ डिस्कशन मेथड यूज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं और अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए और सब्जेक्ट मैटर में और इंटरेस्ट ला पाए। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स की। सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइप ऑफ कंटेंट। अगर कंटेंट बहुत कंसाइज सा है, बहुत छोटा है, तो उसको लर्न करना बहुत इजी है। बट अगर कंटेंट बहुत वास्ट है, बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। अगर बहुत डिफिकल्ट कंटेंट है तो हम वैसे भी बहुत देर में उसको लर्न कर पाएंगे। अगर बहुत इजी सा कंटेंट है और हमारे इंटरेस्ट का है तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। देन उसके बाद सब्जेक्ट मैटर। अगर किसी के इंटरेस्ट का ही वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सब्जेक्ट मैटर भी अफेक्ट करता है लर्निंग को। लाइक कुछ लोग बहुत अच्छे से मैथ्स कर पाते हैं, फिजिक्स कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, बहुत अच्छे से एसएसटी कर पाते हैं, या बहुत अच्छे से साइंस पढ़ पाते हैं, या फिर कई लोगों का अदर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है।
तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जिस तरीके का सब्जेक्ट मैटर होगा उसी अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग होगी। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अगर कंटेंट हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। अगर कंटेंट ही हमारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सा है और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है तो लर्निंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। लाइक अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो अगर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही नहीं है तो फिर हम कैसे उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे? हमारे हम माइंड में उसको पिक्चर ही नहीं बना पाएंगे कि हमें किस तरीके से उसको लर्न करना है। सो इन दिस वे एन इंडिविजुअल लर्न्स। सो आई होप आपको लर्निंग का मीनिंग, उसके फैक्टर्स, उसका प्रोसेस, उसका कर्व सब समझ आया होगा। अगर किसी को लर्निंग पे कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और आई होप आप लर्निंग को अपनी डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इस तरीके से ही कोई चीज लर्न करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।